हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ईबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक कंट्रोल्ड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो सिंपली देखो, स्टैटिस्टिक कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जिनको हम इसीलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन गेन कर सके। इसको ही हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो मान के चलो एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक XYZ स्कूल है। जो ए पर्सन है वो जानना चाहता है कि XYZ स्कूल के अंदर 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने आते हैं, एवरेज मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है। इस चीज को पूरा करने के लिए ए पर्सन ने एक पूरा सर्वे कंडक्ट कराया, जिसके अंदर उसने 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स थे उनको कलेक्ट किया, ताकि वो उनका एनालिसिस करके एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट कर सके। ठीक है। तो एक पर्सन ने ये जो नंबर्स, ये जो फैक्ट्स जो है वो कलेक्ट किए हैं, ठीक है, इनके ही कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी नंबर, सभी डाटा स्टैटिस्टिक होते हैं? तो इसका आंसर है नो। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई भी इंडिविजुअल फैक्ट या फिर इंडिविजुअल नंबर जो है स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाते। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक पर्सन है राम, ठीक है, उसकी इनकम है 15,000 रुपए। तो ये एक नंबर है, एक डाटा है, एक फैक्ट है, पर ये इंडिविजुअल फैक्ट है तो इसको हम स्टैटिस्टिक नहीं मानेंगे। स्टैटिस्टिक बनने की शर्त है कि जो फैक्ट्स होने चाहिए वो एग्रीगेट में होने चाहिए। इसके ऑपोजिट अगर ऐसा होता कि एक फैक्ट्री के अंदर 500 वर्कर्स काम करते हैं और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 है, तो ये एग्रीगेट फैक्ट है और ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक कहलाएगा। दूसरा, किसी भी तरह का क्वालिटेटिव डाटा जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो भी हमारा स्टैटिस्टिक नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन जो है बी पर्सन से ज्यादा ऑनेस्ट है, यानी कि ईमानदार है, ठीक है। तो ये क्या है, डाटा है, फैक्ट है, पर इसको हम नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा यहाँ पर स्टैटिस्टिक नहीं कहलाता है। तो दो इंपॉर्टेंट शर्तें, कि डाटा एग्रीगेट में होना चाहिए, दूसरा उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में प्रेजेंट कर सकें। जब ये पूरी होंगी तब कोई भी डाटा या फिर नंबर हमारा स्टैटिस्टिक जो है वो कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर लेते हैं, और आपने फटाफट से यहाँ पर आंसर देना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो और आप अपने एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर ले। ठीक है। तो आज का जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। तो अभी हमने स्टैटिस्टिक का मतलब समझा था, तो इसमें से कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो एक्यूरेटली स्टैटिस्टिक को डिफाइन कर रही है। पहला है, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स। एक मतलब हमने इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स को कलेक्ट किया है, या फिर एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फोकस्ड ऑन पैटर्न, या फिर ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन टेबल, या फिर द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा। तो फटाफट से इसका आंसर बता दे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक किया है उसका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। तो स्टैटिस्टिक एक साइंस होती है जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं
उसका एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं ताकि कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम गेन कर सके। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक। जो वर्ड है स्टैटिस्टिक, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है लैटिन वर्ड के स्टैटिस्टिकम से, या फिर इटालियन वर्ड के स्टैटिस्टिया के, या फिर जर्मन वर्ड के स्टैटिस्टिक के। फटाफट से इसका आंसर बता दें कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, लैटिन वर्ड से, इटालियन वर्ड से, या फिर जर्मन वर्ड से। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इन तीनों वर्ड से जो है हमारा स्टैटिस्टिक वर्ड का जो ओरिजिन है वो हुआ है। और इन तीनों वर्ड का मतलब सेम है कि एक नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स या फिर फैक्ट्स का कलेक्शन जिससे ह्यूमंस को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि इन तीनों वर्ड्स का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऐसे नंबर्स या फिर डाटा जो कि यहाँ पर ह्यूमन को किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो हमारा यहाँ पर स्टैटिस्टिक कहलाता है। और इन्हीं तीन वर्ड से मिलकर स्टैटिस्टिक वर्ड जो है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस फेजेस इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा दो। देखो, जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं यानी कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप होते हैं, मल्टीपल फेजेस होते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है जिससे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है पहले हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं, फिर कलेक्शन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। या फिर ऑप्शन डी कि हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, कौन सा फेज करेक्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और लास्ट में इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब ये फेजेस है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप वाइज हम देखेंगे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अंदर हम डाटा को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन जानना चाहता है कि एक्स वाई जेड स्कूल के अंदर 6th से लेकर 10th क्लास तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है, तो इस पर्पस को पूरा करने के लिए उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करना है। तो पहले स्टेप के अंदर वो क्या करेगा, इन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको कलेक्ट करेगा। तो मान के चलो यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स थे और इनके मार्क्स जो है ए पर्सन यहाँ पर कलेक्ट कर लिया रैंडमली। यहाँ पर नंबर बता दें, किसी के 60 है, किसी के 80 है, किसी के 100 है, किसी के 120 है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं किसी के 50, 60, 80 ऐसे करके 500 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो इकट्ठे कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा होता है वो स्टेप होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके अंदर जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर्ली स्टडी कर ले। जैसे एग्जांपल में मान के चलो ये जो डाटा है इसको आगे चलकर एक पर्सन ने क्या किया, क्लास वाइज ऑर्गेनाइज कर दिया या फिर क्लासीफाई कर दिया। यानी कि 6th क्लास के जो स्टूडेंट थे उनके अलग यहाँ पर मार्क्स लिख लिए। उसके बाद 7th क्लास के एक अलग कॉलम बनाया, उसमें उसके मार्क्स लिख दिए। ऐसे ही 8th के और 9th के और लास्ट में 10th के कर दिए। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इस स्टेप के अंदर हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया ताकि हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए। जैसे आपको ही मैं अगर डाटा दूं, मान के चलो मैंने एक मिक्स ऑफ डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया, बताया नहीं कि किसके कौन सी क्लास के 50 है, किसके 60 है। ठीक है, तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे, मतलब प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। इसके ऑपोजिट मैंने आपको ऑर्गेनाइज करके दे दिया कि 6 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स है, 7 के इतने मार्क्स है, 8 के इतने मार्क्स है, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाओ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये डाटा हमने ऑर्गेनाइज किया है ना, इसको हम ग्राफ्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू जो है ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, जो कि उसका एनालिसिस करेगा, उसको स्टडी करेगा ताकि उसको इजियर हो। जैसे इसी डाटा को आपने ग्राफ की फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है, 6th के इतने एवरेज हैं, 8th के इतने एवरेज हैं और 9th के इतने एवरेज हैं, तो आप आसानी से उसको स्टडी कर सकते हो। कोई भी चीज हो ग्राफ्स के फॉर्म में हो, है ना, बार चार्ट के फॉर्म में हो, तो कितना अच्छा लगता है, मतलब हम इजीली उसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज होता है वो एनालिसिस ऑफ डाटा होता है। इसमें फाइनली हम डाटा को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन ने यहाँ पर देखा
कि ये जो डाटा है इसमें एक पैटर्न है कि जो 6 स्टूडेंट है उनके जो एवरेज मार्क्स है वो 50 से अबव आते हैं, 7th के 60 से अबव आते हैं, 8th के 90 से अबव 70 से अबव आते हैं, 9th के 80 से अबव और 10th के 90 से अबव। ठीक है, तो उसने यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से इस डाटा को अच्छे तरीके से स्टडी किया, एनालिसिस किया, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलास अप्लाई किए ताकि वो उसको स्टडी कर सके, एक रिजल्ट पे पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है। इसके अंदर ना हमने जो भी चीजें स्टडी की होती है, जो भी एनालिसिस हमने किया होता है, उसके बेस पर हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकला इस पूरी की पूरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का। तो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया कि जो 6th के स्टूडेंट्स है ना वो थोड़े वीक है, मतलब कि थोड़े से कम कम इंटेलिजेंट है एज कंपैरिजन टू 7th, और जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब कि मार्क्स को लेने में, पढ़ाई होशियार है पढ़ने में। तो ये हमने क्या पता किया, हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया। क्या किया, रिजल्ट फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो आई होप आपको ये जो स्टेजेस हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो हमने इसमें डिटेल में क्यों डिस्कशन की, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी केस स्टडीज बनती हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको ये स्टेजेस अच्छे से आते हैं तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच फेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और सर्विस। यानी कि किस फेज के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्वेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। पहला कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा एनालिसिस ऑफ डाटा, या फिर चौथा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको सभी फेजेस के बारे में डिटेल में समझाया है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ डाटा, या फिर ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ डाटा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डाटा। इसमें से कौन सी प्रॉपर डेफिनेशन है प्राइमरी डाटा की। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्राइमरी डाटा होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो सिंपली देखो, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा मेथड क्या है डाटा को कलेक्ट करने का, उसके बेसिस पे हम डाटा को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसके अंदर जो रिसर्चर होता है, जो डाटा को कलेक्ट करता है, वो डायरेक्टली उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जिसके बारे में वो कुछ जानना चाहता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। तो मान के चलो एक ए पर्सन है, ठीक है, वो जानना चाहता था कि एक्स वाई जेड स्कूल के अंदर छठी से लेकर 10वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो एक पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, पर्सनली जाके सभी स्टूडेंट से मिला और उसके मार्क्स पूछे और मार्क्स को जो है वो कलेक्ट किया। अब इस तरीके से जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो डाटा हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा कहलाता है। यानी कि जिससे हम, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जब हम डायरेक्टली उससे जाके वो इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है। दूसरा जो डाटा होता है वो होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब हम किसी और के द्वारा कलेक्ट किए इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, वो हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन जानना चाहता था कि 6वीं से लेकर 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने आए। ठीक है, तो जो स्कूल है, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने पहले ही इनके मार्क्स को कलेक्ट किया होता और इनकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनाई हुई थी। तो एक पर्सन ने क्या किया, डायरेक्टली स्टूडेंट से मिलने की बजाय सीधे एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया और ये रिपोर्ट कलेक्ट किया और इससे पता कर लिया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने आते हैं। तो इस तरीके से जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो हमारा सेकेंडरी डाटा है, जब हम एग्जिस्टिंग सोर्सेस से पहले से ही कलेक्टेड किए डाटा को यूज करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिफाइन करती है प्राइमरी डाटा को, वो हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या रहा है, डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि ऐसा डाटा जो कि हमने डायरेक्टली उस पर्सन से कलेक्ट किया जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे और पहली बार कलेक्ट किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रॉपर्ली डिफाइन कर रही है। इसका मतलब एक और चीज आपको पता लग गया कि प्राइमरी डाटा जो है वो पहली बार कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड प्रोसेस्ड बाय समवन एल्स। यानी कि ऐसा डाटा जो कि पहले से ही कलेक्टेड है किसी और दूसरे पर्सन के द्वारा और हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है, सेकेंडरी डाटा की। नेक्स्ट है टेलर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द रिसर्च। यानी कि ये किसी स्पेसिफिक
नीड्स के साथ जो है वो यहाँ पर रिलेटेड होता है, या फिर मे बी डिफिकल्ट टू वेरीफाई एक्यूरेसी। तो इसमें से देखो जो बेस्ट स्टेटमेंट डिफाइन करी वो फर्स्ट ही है हमारी, हालांकि जो सी है वो कुछ कुछ हमारी रिलेटेड है पर वो इतने अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करते। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आपने बेस्ट पूछा था, मोस्ट एक्यूरेट पूछा था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, इसमें से कौन सा हमारा मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का? ऑप्शन ए डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, ऑप्शन बी क्वेश्चनर्स, या फिर सेंसस एंड सैंपल सर्वे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि मेथड काम कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड के अंदर हम डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाते हैं जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं और उसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ए पर्सन है, वो बी की इनकम को जानना चाहता है, ठीक है, या फिर मान के चलो बी विलेज है, उसके अंदर जो लोग हैं उनकी इनकम को जानना चाहता है। तो जो ए पर्सन है वो डायरेक्टली इस विलेज के जो लोग हैं उनसे मिलता है, उनकी इनकम पूछता है और उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये जो मेथड है वो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड होता है। एक और एग्जांपल दूं, एक कंपनी है XYZ, वो उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो जानना चाहते हैं कि उसका प्रोडक्ट कैसा है। तो वो अपने कस्टमर से डायरेक्टली मिलती है, उनका इंटरव्यू करती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखती है कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा है, उसका प्राइस कैसा है, क्या क्या उसमें खामियां, वो पूछते हैं। तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड हो गया। क्वेश्चनर के अंदर में क्या होता है, हम डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं करते हैं सामने वाले पर्सन को, बल्कि एक यहाँ पर क्वेश्चनर बना देते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हम क्वेश्चंस लिख देते हैं, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए XYZ लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर एक क्वेश्चनर बनाया जिसके अंदर उसने पूछा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, उसका प्राइस कैसा है, उसकी क्या खामियां हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चनर जो है बंटवा दिए लोगों में, अपने कस्टमर में, और बोला कि आप इसको फिल कर दो। तो कस्टमर ने बिल्कुल उन क्वेश्चनर्स को फिल कर दिया और वापस कंपनी को भेज दिया। अब ये जो मेथड, इसमें आप देखोगे कंपनी ने डायरेक्टली पर्सन को इंटरव्यू नहीं किया, उससे नहीं मिला, बल्कि क्वेश्चनर की हेल्प से उसने सारा डाटा इकट्ठा किया। तो ये क्वेश्चनर मेथड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेंसस एंड सैंपल सर्वे मेथड। अब ये दो मेथड होते हैं, कैसे काम करते हैं मैं आपको बता दूं। सेंसस के अंदर हम सभी लोगों को कवर करते हैं। जैसे अगर मान के चलो ए पर्सन है, वो यहाँ पर जानना चाहता है कि विलेज में सभी लोगों की इनकम यहाँ पर कितनी है, एवरेज इनकम कितनी है। तो उसने क्या किया, विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को कवर किया, उनकी इनकम का पता लगाया। तो ये मेथड होता है सैंपल मेथड, सेंसस मेथड, जिसके अंदर हम सभी फैक्ट्स को कलेक्ट जो है वो करते हैं। दूसरा होता है सैंपल, इसके अंदर क्या होता है कि हम सभी लोगों को कवर नहीं करते, बल्कि कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने विलेज में से 10 ऐसे लोगों को चुना जो कि पूरे गांव के लोगों की जो इनकम है उसको रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि मान के चलो एक गांव के अंदर 10 ग्रुप है लोगों के, ठीक है, और उनकी इनकम सेम है। तो हमने हर एक ग्रुप में से एक एक पर्सन को लिया और उसके बेस पर जान लिया कि एवरेज इनकम कितनी होगी। तो ये मेथड हमारा सैंपल सर्वे मेथड कहलाता है। तो इस सभी मेथड के थ्रू आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ सेकेंडरी डाटा, इसमें से हमारा कौन सा फीचर है सेकेंडरी डाटा का? पहला, डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पॉन्सर रिस्पोंडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हमने जो रिस्पोंडेंट है उससे डायरेक्टली डाटा को कलेक्ट किया और पहली बार कलेक्ट किया। तो ये हमारा फीचर नहीं है, ये हमारा फीचर है प्राइमरी डाटा। उसके बाद रेडली अवेलेबल, ऑफन लेस एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन, यानी कि ये डाटा हमेशा अवेलेबल रहता है, मतलब कि पहले से ही कलेक्ट किया गया है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, डाटा दैट हैज बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस, यानी कि ऐसा डाटा जो कि किसी और पर्सन ने किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए भी डाटा को यूज किया जा सकता है। तो ये भी हमारा फीचर है। उसके बाद डाटा दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेस लाइक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, पब्लिश्ड मटेरियल, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ने कोई रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया था, पब्लिश किया था कोई भी मटेरियल, उससे हमने कोई डाटा इकट्ठा किया, तो ये भी हमारा फीचर होता है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट को छोड़कर बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं हमारे सेकेंडरी डाटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, इसमें से कौन सा हमारा एडवांटेज होता है सेकेंडरी डाटा का? पहला क्या है, इट इज मोर एक्यूरेट एंड अप टू डेट देन प्राइमरी डाटा, तो ये गलत है। उसके बाद इट कैन बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ रिसर्च, ये भी गलत है। क्यों गलत, मैं आपको बताऊं। देखो जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज करते हैं ना तो वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया होता है।
अभी चाहे आप उस डाटा को यूज करें, पर आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है उसके हिसाब से वो डाटा नहीं होता है, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग ये डाटा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज रेडली अवेलेबल एंड ऑफन लेस एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन देन प्राइमरी डाटा। तो ये रेडली अवेलेबल होता है और कम एक्सपेंसिव होता है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इट इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन, तो ये ऐसा नहीं होता है, अगर आप किसी का डाटा यूज करते हो तो कॉपीराइट आ सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा, इसमें से कौन सा हमारा बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी डाटा का। पहला, एक गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है उसके ऊपर गवर्नमेंट की रिपोर्ट, या फिर ए सर्वे ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंडक्टेड बाय कंपनी, यानी कि सर्वे कंडक्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा ताकि वो अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को जान सके, तो ये हमारा एग्जांपल है प्राइमरी डाटा का। उसके बाद हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड, यानी कि जो इकोनॉमी में पिछले दिनों में जो चीजें हो चुकी हैं, पिछले सालों में जो चीजें हो चुकी है, उसके बेस पर हम जान रहे हैं कि आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है, तो ये भी हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग डाटा को हम यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल नहीं। उसके बाद एक पब्लिश आर्टिकल और न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि एक न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई किया था और उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसके डाटा को आप यूज कर रहे हो, तो ये भी हमारे यहाँ पर सेकेंडरी डाटा है, तो ऑप्शन बी ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है यहाँ पर, विच ऑफ दिस इज द इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें से कौन सा ऐसा बेस है जिसके ऊपर हम डाटा को क्लासिफाई कर पाते हैं। पहला देखो क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल। तो जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, इन चारों बेसिस के ऊपर आप डाटा को क्लासिफाई कर पाते हो, ठीक है, कर लेते हो। पहला जो है वो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव बेस के अंदर हम डाटा को किसी क्वालिटी के बेस पर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर 500 लोगों का जो डाटा है वो यहाँ पर इकट्ठा किया और आपने कलर के बेसिस पे, यानी कि उन लोगों का कलर कैसा है, ब्लैक है, व्हाइट है, उसके बेसिस पे आपने यहाँ पर क्लासिफाई जो है वो कर दिया, तो ये क्या है, क्वालिटी है जिसके बेसिस पे आपने डाटा को क्लासिफाई किया, तो ये हमारा क्वालिटेटिव बेसिस हो गया। उसके बाद क्वांटिटेटिव बेसिस, क्वांटिटेटिव बेसिस के ऊपर हम लोग किसी क्वांटिटी के ऊपर, मतलब कि नंबर्स के ऊपर जो है डाटा को जो है क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमने 500 स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स इकट्ठे किए थे और उनके मार्क्स कितने आए, जैसे किसी के 50 आए, किसी के 60 आए, किसी के 70 आए, है ना, हमने इसके बेसिस पे डाटा को यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव बेसिस, जिसके अंदर हम नंबर्स का यूज करके डाटा को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल बेसिस के अंदर हम लोग लोकेशन, यानी कि हमारे जो रिस्पॉन्डेंट है उसकी लोकेशन क्या है, ज्योग्राफी क्या है, उसके बेसिस पे हम डाटा को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 500 लोगों का डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया, जिसमें से जो हमारे यहाँ पर 100 लोग हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, 100 लोग हमारे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, 100 लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बाकी ऐसे और स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमने स्टेट वाइज जो है वो डाटा को क्लासिफाई किया, यानी कि ज्योग्राफी के बेसिस पे हमने डाटा को क्लासिफाई किया। उसके बाद जो फोर्थ है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसके अंदर जैसे जैसे कोई इवेंट अगर होता है तो उसका जो टाइम होता है उसके हिसाब से हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 500 स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक डाटा इकट्ठा किया, जिसमें से 100 स्टूडेंट्स ने जो स्कूल है उसको 2010 में जो है कंप्लीट किया, 100 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 2011 में किया, 2012 में किया, ठीक है, ऐसे ही 100 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने ये जो क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ जब इवेंट अकर हुआ था, टाइम क्या था उसका, उसके बेसिस पे, तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल कहलाता है। तो अगर मैं कंक्लूड कर दूं तो क्वालिटेटिव अंदर के क्वालिटेटिव बेसिस के अंदर आप लोग जो डाटा है उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी के हिसाब से हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं, क्वांटिटी के अंदर हम नंबर्स का यूज करके, क्वांटिटेटिव चीजों का यूज करके क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर हम जियोग्राफी के बेस पर और इसके अंदर हम जैसे जैसे कोई इवेंट अकर होता है उसका टाइम क्या होता है उसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है, तो ये जो चार थे वो हमने डिस्कस किए थे कि किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन हमारी कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन था वो इसीलिए मैं लेकर आया था ताकि ये तीनों की तीनों जो टाइप है ना क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझा सकूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा तीन तरीकों से की जा सकती है, पहली वन वे क्लासिफिकेशन, दूसरा टू वे क्लासिफिकेशन, तीसरा मल्टी वे क्लासिफिकेशन। अब ये होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, तो पहले बात करते हैं वन वे क्लासिफिकेशन की।
जब हम किसी डाटा के अंदर, ठीक है, किसी नंबर के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो हमारा वन वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो 500, ठीक है, 500 लोगों का आपने यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया और उन लोगों को आपने सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, यानी कि उसमें से हिंदू कितने हैं उनको अलग कर दिया, मुस्लिम कितने हैं उनको अलग कर दिया, क्रिश्चियन कितने हैं उनको अलग कर दिया। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो डाटा को हमने क्लासिफाई किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किया है, तो वो हमारा वन वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन के अंदर हम डाटा को दो कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से, दो फीचर के बेस पर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 500 लोगों का डाटा इकट्ठा किया और उसको आपने रिलीजन और एज के बेस पर क्लासिफाई किया। पहले कि उसका रिलीजन क्या है, उसके बाद एज क्या है उनकी, उसके बेसिस पे आपने जो डाटा को क्लासिफाई किया, तो आपने देखा कि इसके अंदर हमने डाटा के दो फीचर का यूज किया डाटा को क्लासिफाई करने के लिए, तो ये हमारा टू वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद मल्टी वे क्लासिफिकेशन, अगर आपने डाटा को दो से ज्यादा फीचर का यूज करके, करेक्टरिस्टिक का यूज करके क्लासिफाई किया, तो वो मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे अगर आपने 500 लोगों का यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया और उसको आपने रिलीजन, एज और लिटरेसी के बेस पर क्लासिफाई किया, है ना, तो वो हमारा मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो इसमें आपने तीन फीचर का यूज किया कि उनका रिलीजन क्या है, उनकी एज क्या है और वो कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उसके बेस पे आपने डाटा को इकट्ठा किया। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो इन तीन तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्केट कंपेरिजन टारगेट स्मार्टफोन यूजर्स based on their age, gender, preferred social media platform. This comparison utilize, क्वेश्चन को समझो। एक कंपनी है, ठीक है, उसने एक मार्केटिंग कंपेनियन रन किया जिसके अंदर वो स्मार्टफोन यूजर्स को टारगेट कर रही है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा है उसको उनकी एज, जेंडर और वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बेसिस पे उसने अपने यूजर्स को जो है वो क्लासीफाई किया। तो ये कौन सा मेथड हुआ क्लासिफिकेशन का, वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन या फिर मल्टी वे क्लासिफिकेशन। तो पहली चीज आप देखो कि इसके अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक का यूज किया है, एज, जेंडर और प्रेफर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, मल्टी वे क्लासिफिकेशन होगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा, मल्टी वे क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारी जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है उसके लिए गलत है। पहला है, वन वे क्लासिफिकेशन इज सिंपलेस्ट डीलिंग विद सिंगल वेरिएबल। तो ये सिर्फ बहुत सिंपल मेथड है और ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ डील करता है, करेक्टरिस्टिक के साथ डील करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। टू वे क्लासिफिकेशन अलाउज एग्जामिनेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि टू वे क्लासिफिकेशन के अंदर हम टू वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं क्लासिफिकेशन करते वक्त। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मल्टी वे क्लासिफिकेशन इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स विद मोर वेरिएबल्स, जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल का यूज करते हैं तो वो मल्टी वे क्लासिफिकेशन हो जाती है और काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ऑल क्लासिफिकेशन मस्ट बी इन्वॉल्व एट लीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सभी क्लासिफिकेशन के अंदर हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है डाटा को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये फॉल्स है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसमें से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज इट मीन टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने किया उसको इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है। पहला, कन्वर्ट डाटा इनटू टेबल, डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर अप्लाई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, या फिर ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, या फिर क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये जो हमारा लास्ट स्टेप था ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए, कन्वर्ट डाटा इनटू टेबल्स, अप्लाई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, या फिर क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन सी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है उसका आंसर। तो जब भी आप कोई फाइंडिंग करते हो उससे जो आप रिजल्ट कंक्लूड करते हो और उसको बताते हो दूसरे लोगों को, वो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जो है वो कहलाता है। जब आप डाटा को टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंटेशन कहलाता है। और जब आप अप्लाई मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो हमारा एनालिसिस कहलाता है, जब हम एग्जामिन कर रहे होते हैं डाटा को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स है ना,
उसको उसको यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बिजनेस में, चाहे हम मेडिकल सेक्टर में बात करें, कहीं पे भी बात करें ना, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का काफी इंपॉर्टेंस रोल जो है वो रहता है। ठीक है, तो कौन सा बेनिफिट नहीं है? पहला, मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा, यानी कि आप ना स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डाटा को स्टडी करके इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर किसी बिजनेसमैन को ये जानना हो कि जो वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है वो प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, तो वो स्टैटिस्टिक का यूज कर सकता है, सर्वे कर सकता है और उससे जान सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है, और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ट्रेंड पैटर्न्स इन डाटा, यानी कि जो डाटा हमारे पास है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या रहने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये भी हमारा बेनिफिट है। उसके बाद प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स विद सर्टेनिटी, यानी कि हम यहाँ पर फ्यूचर आउटकम्स को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट होगा। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ही हमारे बेनिफिट होते हैं स्टैटिस्टिक को यूज करने के। तो नन ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक का? पहला है स्टैटिस्टिक प्रेजेंट फैक्ट्स इन डिफिनाइट फॉर्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे फैक्ट्स होते हैं या फिर जो नंबर्स होते हैं या फिर डाटा होते हैं, स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम उसको एक अच्छे फॉर्मेट में, डिफिनाइट फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने एक साथ बहुत सारे मार्क्स यहाँ पर इकट्ठे किए, उसको आप टेबल की फॉर्म में क्लासिफिकेशन करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, ये भी हमारा फंक्शन है। आपने 500 स्टूडेंट के मार्क्स को इकट्ठा किया, ऐसे आपने एक साथ उनको रख दिया, ये क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स है, समझ ही नहीं पाओगे कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा मार्क्स कितने में से अटेंड किया है, उसका एवरेज क्या है। पर जब हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं ना, तो हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होते हैं। उसके बाद इसकी हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम स्टैट्स की हेल्प से फैक्ट्स और फिगर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि 2018 में जो प्रॉफिट था उसको 2019 के साथ में कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इतने बेनिफिट फंक्शन को देख लिया, अब लिमिटेशन भी देख लो कि स्टैटिस्टिक को यूज करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और स्टैटिस्टिक क्या क्या चीजें नहीं कर सकता है। पहला, इनएबिलिटी टू स्टडी इंडिविजुअल वैल्यू। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक की। जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को ही स्टडी करता है, वो किसी भी इंडिविजुअल आइटम या फिर फैक्ट को कंसीडर नहीं करता। यानी कि एक राम पर्सन की इनकम कितनी है, हो सकता है कि ये डाटा जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इसको कवर नहीं करते हैं, इसको स्टडी नहीं किया था। उसके बाद डिफिकल्टी इन हैंडलिंग क्वालिटेटिव डाटा। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्वालिटेटिव डाटा को स्टडी नहीं करता, और ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। क्योंकि देखो, एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वालिटेटिव डाटा की वो कितने हार्ड वर्किंग है, कितने ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर स्टैटिस्टिक ये इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं कर पाता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एंड डिफिनाइट आंसर। तो ये लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन क्या है ना, कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्रिसाइज आंसर हमें नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज दे देता है, मतलब कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा ही नहीं। यानी कि अगर आपने 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स को इकट्ठा किया, तो एक एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, बस आपको एवरेज मिल जाएगा कि एवरेजली स्टूडेंट के यहाँ पर मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये एक्यूरेट, पूरा एक्यूरेट भी नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है थोड़ी गलत भी शो कर दे, ठीक है। उसके बाद सस्पेक्टेबिलिटी टू बायस इन डाटा कलेक्शन। तो स्टैटिस्टिक की ये भी एक लिमिटेशन है कि जब हम स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं उसमें बायसनेस आ जाती है। जो डाटा को इकट्ठा कर रहा होता है, उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, उसका एनालिसिस कर रहा होता है, वो उसकी जो बायसनेस है वो आ सकती है, यानी कि वो स्टैटिस्टिक का यूज गलत तरीके से भी कर सकता है। यानी कि रिजल्ट कुछ और स्टैटिस्टिक्स शो कर रहे हैं, पर उसने अपने बेनिफिट के लिए रिजल्ट कुछ और बता दिया। तो हमारा जो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये हमारे क्या है, करेक्ट है। ये तीन लिमिटेशन है। ये तीसरी हमारी लिमिटेशन, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये प्रिसाइज आंसर नहीं देता है, ये सिर्फ एवरेज में आंसर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ पॉपुलेशन इन रिसर्च। यानी कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन का मतलब समझो कि पॉपुलेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर हम पॉपुलेशन वर्ड, ठीक है, और सैंपल,
ये दो वर्ड्स का काफी यूज करते हैं और इनका काफी इंपॉर्टेंस होता है हमारे रिसर्च के अंदर। अब ये होते क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो मान के चलो एक ए पर्सन है, ठीक है, वो जानना चाहता है एक्स वाई जेड स्कूल के अंदर छठी से लेकर 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने आते हैं, ठीक है, ये जानना चाहता है, ठीक है। तो मान के चलो ये जो छठी से लेकर 10th तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गिनती कितनी है, 500, ठीक है। तो जो एक पर्सन है उसने क्या किया, एक मेथड के अंदर जो ये पूरे के पूरे 500 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स को जो है यहाँ पर कलेक्ट किया। यानी कि जब वो रिसर्च कर रहा था तो उसने जिसके बारे में इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करनी उसके अंदर सभी फैक्ट्स को, सभी इंडिविजुअल्स को उन्होंने कंसीडर किया और उनसे इंफॉर्मेशन को गेन किया। तो ये जो डाटा है, ये जो आप टोटल गिनती है ना, आप देखोगे यहाँ पर एग्रीगेट है, ये हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। यानी कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको टोटल में हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं और इन 500 स्टूडेंट्स से रिगार्डिंग हम डाटा को इकट्ठा करें, तो ये 500 स्टूडेंट्स हमारे क्या है, पॉपुलेशन है, टोटल एग्रीगेट फैक्ट्स जिसके ऊपर हम रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सैंपल की। सैंपल क्या होता है, जब हम ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ऐसा सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं रिसर्च के लिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बेस्ट दूं, तो मान के चलो ब्लड टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट आपको यहाँ पर करवाना है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, आपकी बॉडी में से एक खून का तुपका, थोड़ा सा एक खून की बूंद जो है वो ले ली जाती है और उसके बेस पर ब्लड टेस्ट कर लिया जाता है। तो देखो पूरी बॉडी के अंदर जो खून है, आपका जो टोटल खून है वो हुआ पॉपुलेशन। रिसर्च के पर्पस है, रिसर्च क्या है कि हमें आपकी ब्लड टेस्ट करना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो ब्लड बॉडी में है वो क्या है, पॉपुलेशन है। और ये जो बूंद हमने कलेक्ट की है टेस्ट करने के लिए, छोटा सा पार्ट, ये हमारा क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है, ठीक है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम एक पूरे के पूरे जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है उसकी हम स्टडी करें, उनके उससे डाटा कलेक्ट करें, या फिर उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट एज अ सैंपल उठा लें और इस सैंपल को स्टडी करें और उसके बेस पर हम पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है उसके बारे में रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल के बारे में आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, तो मीनिंग अगर क्लियर हो गया हो तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल चूजन फॉर स्टडी टू रिप्रेजेंट ए लार्जर ग्रुप। यानी कि हमने एक पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया ताकि वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो ये हमारा क्या है, सैंपल है, ये पॉपुलेशन है। उसके बाद कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इवेंट्स अबाउट विच इंटरफेरेंस आर डिजायर। यानी कि जिनके बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं उसका पूरा का पूरा सेट जिसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट्स भी आ जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जो जिसको आप रिसर्च के अंदर जिसको स्टडी कर रहे हो उस पूरी चीज को टोटल में पॉपुलेशन हो गया, उसका एक छोटा सा पार्ट अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका एज अ सैंपल हो गया। जैसे आपको कोई भी आपके पास मान लो जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करने आता है तो वो पूरी फैक्ट्री के प्रोडक्ट आपको थोड़ी दिखाता है, आपको सिर्फ एज अ सैंपल दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। वो सैंपल पूरे के पूरे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो पूरा प्रोडक्ट फैक्ट्री में पड़ा है वो क्या है, पॉपुलेशन, और जो सैंपल दिखा रहा है वो क्या है, हमारा यहाँ पर सैंपल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडीइंग द वेट ऑफ अडल्ट मैन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द सैंपल। यानी कि जब हम स्टडी कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर अडल्ट मैन कितने हैं, तो इसमें से कौन सा हमारा सैंपल कहलाएगा। पहला है द सेट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल मैन इन दिल्ली। यानी कि दिल्ली के अंदर जितने भी मैन है उनका हमने वेट जो है वो चेक किया और वो हमारा सैंपल कहलाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ वेट्स ऑल मैन अबव द एज 60, 60 के अबव जितने भी मैंस हैं उसके वेट को हमने चेक किया और उसको कलेक्ट किया। या फिर द सेट ऑफ वेट्स ऑफ 500 मैन सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। यानी कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से 500 लोगों को चूज किया और उसके वेट को मेजर किया। या फिर द सेट ऑफ वेट्स फॉर मैन पार्टिसिपेटिंग इन स्पेसिफिक फिटनेस प्रोग्राम। यानी कि कुछ मैन जो है स्पेसिफिक फिटनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे और उसके वेट को, तो जो आंसर रहेगा ना वो ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। आपने क्या किया, देखो इंडिया की पूरी क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। आप उसको स्टडी करना चाहते हो जिसके अंदर हमारे जो मेन है उनका वेट कितना है,
अडल्ट मैन कितने, उसका वेट कितना है, ठीक है। तो आपने पूरे इंडिया में से 500 ऐसे लोगों को चूज किया जो कि पूरे के पूरे जो पर्सन है इंडिया के अंदर अडल्ट मैन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सैंपल कहलाएगा। ये सैंपल नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने सिर्फ दिल्ली के लोगों को लिया, बाकी स्टेट के लोगों को तो लिया ही नहीं है। और अबाउट 60 एज है तो वो तो बनता ही नहीं है, क्योंकि अडल्ट हमारा यहाँ पर सारे के सारे जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस वेरिएट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर वेरिएट को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएट का मतलब समझ लेते हैं कि वेरिएट बेसिकली क्या होता है। तो सिंपली देखो, वेरिएट एक ऐसा फीचर होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिफर करता है और जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वेजेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो एक फैक्ट्री के अंदर हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी वेज जो है एक दूसरे से डिफर करते हैं, जिसके किसी के 5,000 है, किसी के 6,000 है, किसी के 7,000 है, ठीक है। तो ये जो फीचर है, ये जो करेक्टरिस्टिक है जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर रहा है और उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में शो कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये हमारा वेरिएट जो है वो कहलाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से डिफाइन करें। पहला, एक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब द इंडिविजुअल यूजिंग कैटेगरीज, या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब द एंटायर पॉपुलेशन, या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, अगर आपने जो मैंने समझाया था उसको अच्छी तरीके से समझा होगा। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। एक ऐसा कैरेक्टर से जो कि इंडिविजुअल्स के बीच में डिफर करता है और उसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू क्लासिफाई स्टूडेंट्स बाय देयर हेयर कलर यू आर यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ डाटा। अगर आप यहाँ पर एक स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनके हेयर हेयर कलर के बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, तो आप किस टाइप का डाटा यूज कर रहे हो। पहला, डिस्क्रीट वेरिएट, दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएट, या फिर एट्रीब्यूट, या फिर नॉमिनल डाटा। तो जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, एट्रीब्यूट इज अ करेक्ट आंसर। एट्रीब्यूट क्या होता है, तो एक ऐसा फीचर, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंडिविजुअल के बीच में डिफर करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, पर हम उसको जो है न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखोगे तो जो स्टूडेंट्स के हेयर कलर है, किसी के काले हैं, किसी के भूरे हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, पर हम इसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एट्रीब्यूट जो है वो कहलाएगा। तो वेरिएट और एट्रीब्यूट में आप सिर्फ इतना ही फर्क है कि वेरिएट को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं और एट्रीब्यूट को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से स्टैटिस्टिक की नेचर हो गई है। तो डिफरेंस क्या होगा, मीनिंग समझ लो, डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है ना, ये डाटा को डिस्क्राइब करता है कि उसके फीचर क्या है, उसके पैटर्न क्या है। और जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है वो यहाँ पर कंक्लूजन निकालता है, रिजल्ट्स यहाँ पर फाइंड आउट करता है। सिंपल कहने का मतलब है कि जब हम डाटा एनालिसिस के फेजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, डाटा को डिस्क्राइब करना कि डाटा किस तरह का है, क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप है। और दूसरा, जिसमें हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव डाटा हमारा हो गया डाटा को डिस्क्राइब करने वाला, और हमारे यहाँ पर जो इन्फ्रेंशियल है वो क्या है, हमारे यहाँ पर रिजल्ट को फाइंड आउट करने वाला। तो मेनली हमारा डाटा कलेक्शन से लेकर प्रेजेंटेशन तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है, और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट रहेगी, पहला ऑप्शन क्या रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब डाटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डाटा को डिस्क्राइब करता है, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो है वो प्रेडिक्शन लगाता है डाटा के बारे में, यानी कि रिजल्ट फाइंड आउट करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये प्रॉपर तरीके से डिफरेंस को शो कर रहा है। उसके बाद अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज वर्ड्स व्हाइल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक यूज नंबर, ठीक है। तो ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आर सिंपलर व्हाइल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक मोर कॉम्प्लेक्स, तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंस यहाँ पर बता रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो कभी भी आपको अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि इसमें से ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो जो बेस्ट तरीके से ठीक लग रहा है आपको, जो बेस्ट डिफाइन कर रहा है, उस ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ वैल्यू
इन गिवन सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर वेरिएबल लाइक हाइट, वेट और इनकम। तो इसका जो आंसर है वो पहले हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सीरीज ऑफ डाटा है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स है, ठीक है, इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज है। अब इस सीरीज के अंदर एक वैल्यू कितने बार अकर हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, इस सीरीज के अंदर जो 78 है ना, वो 4 बार अकर हो रही है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4, 4 यानी कि 78 वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है 4। तो किसी भी सीरीज के अंदर एक वैल्यू जितनी बार अकर होती है उसको हम उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है वो कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी हमारा यही कह रहा था, ये भी हमारा यही कह रहा था कि एक ऐसी टर्म जो कि हमें ये डिस्क्राइब करती है कि कोई भी वैल्यू एक सीरीज के अंदर कितनी बार अकर हो रही है। तो यहाँ पर जो आंसर था वो ऑप्शन डी था, फ्रीक्वेंसी। क्या था, ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डाटा कैलकुलेट क्लास लेंथ और क्लास विड्थ, मिड वैल्यू और क्लास मोड। ठीक है, दो चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपके पास ऐसा डाटा हो तो इसके अंदर हमारी सबसे पहले क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल मतलब कि जो दो वैल्यू से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर एक लोअर वैल्यू होती है और एक हमारी अपर वैल्यू होती है। तो ये जो 10 से लेकर 15 है, ये हमारा क्लास इंटरवल है, जिसमें 10 क्या है, हमारी लोअर वैल्यू है, और ये 15 क्या है, हमारी यहाँ पर अपर वैल्यू। और ये तो आपको पता ही है, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लास लेंथ, क्लास विड्थ और मिड वैल्यू और क्लास मार्क को कैसे कैलकुलेट करता है। तो पहली चीज आपको बता दूं, यहाँ पर क्लास लेंथ और क्लास विड्थ एक ही चीज होती है। कहीं आपको क्लास लेंथ दिख जाए, कहीं आपको क्लास विड्थ मिल जाए, तो उसका मतलब सेम ही होता है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास लेंथ को कैलकुलेट करते हैं कि क्लास लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लास लेंथ को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट में से हमें लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है, हमारी क्लास लेंथ जो है निकल कर आ जाएगी। तो अपर लिमिट यहाँ पर कितनी है, अगर हम इस क्लास इंटरवल की क्लास विड्थ को पता करें तो वो है 15, और जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 10, माइनस करने पे आया 5। तो ये क्या है, हमारी क्लास विड्थ या फिर क्लास लेंथ। तो जब भी आपको क्लास लेंथ या फिर क्लास विड्थ कैलकुलेट करनी है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आपको माइनस कर देना है। उसके बाद बात करते हैं मिड वैल्यू और क्लास मार्क। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मिड वैल्यू और क्लास मार्क भी एक ही चीज होती है, सेम चीज होती है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जो आपकी लोअर लिमिट है, हायर लिमिट है, उसको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 10 से 15 की बात करें तो लोअर लिमिट कितनी है, 10, लोअर लिमिट कितने हैं, 10, प्लस हायर लिमिट कितने हैं, 15, इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर क्या रहेगा, 12.5। कितना आएगा, 12.5। तो आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, कि लेंथ आ रही है 5, क्लास लेंथ और विड्थ आ रही है 5, और मिड वैल्यू आ रही है 12.5, मिड वैल्यू आ रही है 12.5। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट आर 30, 60 रिस्पेक्टिवली, द डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 5, व्हाट इज क्लास विड्थ। तो यहाँ पर देखो आपके पास कोई डाटा सेट नहीं है, पहले हमने क्लास विड्थ इजीली कैलकुलेट कर ली, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर यहाँ पर डाटा सेट था जिसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, और हमने आसानी से कैलकुलेट करा। पर ऐसा इसमें नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, वो कितनी है, 60। उसके बाद आपको लार्जेस्ट में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको माइनस कर देना है, यानी कि 60 में से 30 को माइनस कर देना है, और ये क्या आ गई आपकी, 30 आ गई। अब ये जो 30 वैल्यू आएगी ना, इसको आपको क्लास इंटरवल के साथ डिवाइड कर देना है। क्लास इंटरवल यहाँ पर दिए हुए हैं 5,
तो हम इसको 5 के साथ यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा क्या आएगा 6, यानी कि क्लास विथ कितनी है 6, यानी कि जो हमारे क्लास इंटरवल है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है। कितना है हमारा 6 है। जैसे यहाँ पर 1 to 6 ये हमारा क्या आ जाएगा क्लास इंटरवल जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, पहले लोअर और अपर वैल्यू कैलकुलेट कर लो जो भी सीरीज में दी हुई है, ठीक है। उसमें से माइनस करके जो वैल्यू है ये 30, इसको हम रेंज कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, इसको हम रेंज कहते हैं। इस रेंज को हमें क्लास इंटरवल के साथ डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वो हमारी क्लास विथ या फिर क्लास लेंथ जो है वो कहलाएगी। तो फॉर्मूला अगर मैं लिखवा दूं तो क्लास यहाँ पर रेंज जो हमारी आई है डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, ये हमारा फॉर्मूला होगा क्लास विथ को कैलकुलेट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द डाटा ऑफ सम वर्कर पर डे सैलरी वर गिवन, यानी कि कुछ वर्कर है उनकी पर डे सैलरी कितनी है उसके रिगार्डिंग डाटा गिवन है, जैसे कि 300 है, 400 है, 500 है, 100 है, 100 है, 200, 300, 800, 300, 300, 700, 400 एंड 1500, ठीक है। जो क्लास इंटरवल है वो है 100 और क्लास विथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये थोड़ा और डिफरेंस हो गया। इसके अंदर हमें मल्टीपल यहाँ पर डाटा दे दिया है, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे कम वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे कम वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको 100, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है यहाँ पर 800, कितनी दिख रही है यहाँ पर 800, मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू 800। बाकी ये फंडा सेम है, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट को माइनस करो, यानी कि 800 में से 100 को माइनस करो, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आई वो आई हमारी 700। 700 हमारी क्या हुई रेंज हुई, तो रेंज को हमें डिवाइड करना है क्लास इंटरवल के साथ। क्लास इंटरवल हमारी यहाँ पर कितनी है 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 70, यानी कि जो हमारी क्लास विथ निकल कर आएगी वो कितनी होगी हमारी 70 होगी। तो ऑप्शन ए 70 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 70 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर cumulative frequency distribution of less than type and greater than type, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझो, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है लेस देन टाइप की और ग्रेटर देन टाइप की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, हम इसको स्टेप्स में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो सिंपली देखो, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिख रही है 5, 11, 14, 17, 9 एंड 4, इसका जब हम टोटल कर देते हैं, इसका जब हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सिंपली देखो, पहले हमारे यहाँ पर 5 है, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे क्युमुलेटिव आता रहता है उसको हमें प्लस करते रहना है, जो फ्रीक्वेंसी जैसे 5 है फर्स्ट है में तो 5 लिख लेना है, उसके बाद 11 को हमें इसमें प्लस करना है, 11 को प्लस करना है, उसके बाद हमें 14 को प्लस करना है, यहाँ पर 14 को प्लस करना है, और उसके बाद हमें 17 को प्लस करना है, और यहाँ पर हमारा 9 प्लस एंड 4 प्लस। तो जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी हमारी आ रही है यहाँ पर 60 आ रही है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से था कि इस तरीके से हम क्युमुलेटिव प्रेफरेंस को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि लेस देन टाइप और हमें ग्रेटर देन टाइप को कैलकुलेट करना है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम लेस देन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर यहां से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, यानी कि पहले हमारा क्या है यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमें 5 प्लस 11, थर्ड में हमें इसका जो टोटल आया 5 प्लस 11 हमारा कितना आया 16 आया, ठीक है। ये हमारा क्यूमुलेटिव हो गया। उसके बाद 16 प्लस 14 ये, ठीक है। अब 16 प्लस 14 हमारा कितना है, ये हमारा आया 30, ठीक है। उसके बाद 30 प्लस 70, 30 प्लस 70 ये हमारा कितना है यहाँ पर 47, ठीक है। उसके बाद 47 प्लस 9 ये कितना है 56, उसके बाद 56 प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 60। तो आप देखोगे कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो 60 है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, पर तरीका जो सही है वो इस तरीके का है, ठीक है। अगर हम इसकी जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो वो 5 है। सेकंड की अगर हम देखें 70 से लेकर 75 तक तो इसकी कितनी है 60। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सिंपल फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है, टोटल फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ। और 75 से लेकर 80 तक की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 30, और 80 से लेकर 85 तक की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 47 है, और लास्ट में 90 से लेकर 97 तक की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 60 आ जाती है।
क्लियर है आपको? ये हमारी क्या थी, लेस देन टाइप। ये हमारी यहाँ पर क्या थी, लेस देन टाइप। अब बात करते हैं ग्रेटर देन कैसे कैलकुलेट करना है। तो ग्रेटर देन के अंदर जो गिनती है वो हमें पीछे से स्टार्ट करनी है, यानी कि सबसे पहले हमारा 4 आएगा, उसके बाद 4 + 9 आएगा, उसके बाद इसका जो टोटल आया 4 + 9 ये हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। उसके बाद 13 + 17 ये हमारा कितना है, 13 + 17 ये आया हमारा 30 का। ठीक है, उसके बाद 30 + 14 तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 44। ठीक है, उसके बाद 44 + 11 तो ये कितना आया हमारा यहाँ पर 55। उसके बाद 55 प्लस यहाँ पर 5 ये कितना आया हमारा 60। तो जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, चाहे आप ग्रेटर देन कैलकुलेट करो लेस देन कैलकुलेट करो, वो 60 आ रही है टोटल। ठीक है, पर तो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो अलग है। अगर लेस देन पूछा गया है तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है 5, उसके बाद 5 + 11 जो टोटल है। और अगर ग्रेटर देन पूछे तो आपको पीछे से गिनती स्टार्ट करनी है, 4 + 9 और उसके बाद 13 + 17। इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और यहाँ पर डिफिकल्ट होने वाला है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्वेश्चन को समझाऊंगा ताकि आप आसानी से जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को समझ पाओ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉलोइंग द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, ये 50 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। हमें यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। ठीक है, वो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर वो 60 है, 15 है, ये स्टूडेंट्स हमारे 60। ठीक है, ओके। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, आप लगभग देखोगे अगर हम ऊपर वाले से कंपैरिजन करें, 65 से लेकर 70 तक 5 थे। ठीक है, ऐसे ही 70 से लेकर 75 तक 11 थे, और इसका हम टोटल करेंगे तो 60 आएगा। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेम है, तो इसको हमें ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोथ टाइप की कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। मतलब कि पिछले क्वेश्चन से जो डिफरेंस है वो ये है कि हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लेस देन और ग्रेटर देन, वो ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और ये यहाँ पर कैलकुलेट मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो ये हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे टाइम ही वेस्ट होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से कर सकते हो। हम सिर्फ यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक नया टॉपिक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जिस क्रॉस इंटरवल का हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे अगर हम 65 से 70 का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। जैसे अगर हम 65 से लेकर 70 तक की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। उसे हमें डिवाइड कर देना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, वो कितनी है हमारी यहाँ पर 60। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 / 60 तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 0.083। ये क्या है हमारा, ये हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आया है। और इससे हमें पता क्या लगता है, तो सिंपल पता ये लगता है कि जिस क्लास इंटरवल की हम फ्रीक्वेंसी रेलेवेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने चाहते हैं उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी में कितना हिस्सा है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर 60 है। ठीक है, उसमें 5 हमारी क्या है, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी में इसका कितना हिस्सा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जिस क्लास इंटरवल की आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर दो, और वो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले का थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करूँ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा 8.33% जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो परसेंटेज में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको 100 के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट है वो मैंने आपको बता दिया है, फटाफट से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए। तो पहली क्लास इंटरवल की 5 फ्रीक्वेंसी डिवाइड करना है 60 के साथ, तो ये हमारा कितना आएगा, 0.083। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड की कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 11 डिवाइडेड बाय 60 तो ये कितना आ रहा है हमारा, 0.1833। ठीक है, उसके बाद थर्ड की भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 14 डिवाइडेड बाय 60 तो ये कितना आ रहा है, 0.23। ठीक है, ऐसे ही हम अब सीधा लास्ट की यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 60 तो ये कितने हमारे 0.066। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो चीज बोली गई है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करनी आती है, ठीक है, और वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज इन्होंने बोली है वो कही है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने को, वो भी हमें आती है। ये हम एक बार फिर से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये नया कॉन्सेप्ट है इसीलिए थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो तो हमारा सेम ही रहने वाला है, 5 हमारी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हम इसकी कैलकुलेट करें 5 डिवाइडेड बाय 60, 5 डिवाइडेड बाय 60 तो ये कितना आएगा 0.0083, ठीक है, 0.083। सिर्फ मैं एक की यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। अब बात करते हैं रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो सिंपली देखो, रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमारे यहाँ पर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हमें डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ इतना है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती थी उसे हमें टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना पड़ता था। पर जब हम क्युमुलेटिव कैलकुलेट करें तो वहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, बस यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। यानी कि अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारे 65 से लेकर 70 तक की क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 60। तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था 0.083। सेकंड का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 16 है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सेकंड जो है हमारा यहाँ पर 70 से लेकर 75 तक का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 16, वो है 16। इसे हमें डिवाइड कर देना है 60 के साथ, और ये जब हम डिवाइड कर रहे हैं 16 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारा 0.26 आ रहा है, 0.26, ठीक है। ऐसे ही अब हमें थर्ड की पता करनी है, तो 30 डिवाइडेड बाय 60, 30 को अगर हम 60 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो वो आ रहा है 0.5। ऐसे थर्ड की अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 47 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारा कितना है 0.78। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट की भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, क्या है डिफरेंस, कि जब आप सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है। अगर आप रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है, तो आपका रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है निकल कर आ जाएगा। रही बात, अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि लेस देन ग्रेटर देन की कैलकुलेट करो तो वो ऑलरेडी आपको आता है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं आपको बोलूं कि लेस देन और ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को की रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो वहां पर आपको दो रिलेटिव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं, यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेसर, एक है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूं कि आपको क्युमुलेटिव, यहाँ पर क्युमुलेटिव जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है, क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लेस देन कैलकुलेट करना है तो 5 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। और अगर आपको ग्रेटर देन कैलकुलेट करना है हमारे 65 से लेकर 70 तक का, तो 45 डिवाइडेड बाय 60। यानी कि आपको अगर लेस देन क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोली है तो लेस देन की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आपको टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है, और अगर ग्रेटर देन बोला है तो आपको ग्रेटर देन की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये इजी था, मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।